जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं PYQ 2025 का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि PYQ का रोल आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण निभा रहा है। इकोनॉमिक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी देखा गया कि PYQ से बहुत सारे सवाल आए। उसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी का हुआ, उसमें भी PYQ से सवाल आए थे। IT का क्वेश्चन हुआ, उसमें भी PYQ से सवाल आए थे। लगभग जितने भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं 2026 में, सारे में PYQ के सवाल बहुत सारे देखे जा रहे हैं। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव भी आप लोगों को ऐसा करवाया जाएगा कि अगर आप सिर्फ अच्छे से हमारे वीडियो को देख कर जाते हो तो बिना रटे आप उसको आंसर कर पाओगे। बिल्कुल आसान भाषा में गारंटी देते हैं कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हमारी मेहनत को, रात में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी मेहनत को देखते हुए इस वीडियोज़ में मुझे 500 लाइक चाहिए। क्विक 2 घंटे के अंदर आपको 500 लाइक कर देना है। मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत के लिए आपको इतना करना है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को सवाल दिखा दूंगा, उसके बाद जब मैं आंसर की तरफ जाऊंगा तो लगातार आप लोगों को आंसर उसमें मिलता रहेगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कोई और सवाल आपको करवा रहे हैं। 2025 के ही सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लोग पार्ट बी में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 से आपको मिल जाएगा, जैसे कर्तन और दहन कृषि क्या है। इसके बाद यहाँ पे कुटीर उद्योग एक उदाहरण है, पर्यटन क्या है, निर्यात से क्या अभिप्राय है, प्रवास से क्या है, वायु प्रदूषण कोई स्रोत लिखे, गैरसिन नगर से आप क्या समझते हैं, रबी फसलें क्या होती है, ऋतु में फसलें, जीवन प्रत्याशा क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद संचार सेवाएं क्या है, इसे किस प्रकार परिवेश को प्रभावित कर रहा है, ये बताना है। वायु परिवहन के 3 लाभ लिखना है। वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ लिखना है। सघन बस्तियों की क्या विशेषताएं, ये आपको बताना है। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की क्या विशेषताएं, ये लिखना है। कार्यशील जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण का उल्लेख करना है। नगरीय बस्तियों के बारे में बताना है। इसके बाद है आपका भारत में सड़क परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में उपयोग कैसे मान्यता, ये आपको बताना है। उसके बाद है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना है। अब भारत में चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। और वायु प्रदूषण क्या है, और भारत में वायु प्रदूषण का गंभीर समस्या कैसे बनता जा रहा है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। देखिए, एक वर्ल्ड मैप होगा, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है, एक वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड दुनिया का नक्शा, उसमें आपको बांग्लादेश, टोक्यो, मैनचेस्टर, मॉस्को, ये सबको दर्शाना था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चनों का आंसर हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल था आपके, कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप जब हमारे आंसर को देखोगे ना, भले ही आपने याद कर लिया होगा, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। जब आप हमारे आंसर को देखोगे ना, तब आपको ये लगेगा कि हमने बेकार में रटा था। अगर ये पहले देख लिया होता तो आज रटना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहे कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं। कर्तन और दहन कृषि, ठीक है, एक पारंपरिक खेती की पद्धति है। पारंपरिक मतलब जो चलता आता है, ठीक है, जिसमें किसान पहले जंगल या झाड़ियों को काटते हैं और उन्हें जला देते हैं। पहले काट देते हैं और फिर उसको जला देते हैं। जलने के बाद जो राख बचती है वो मिट्टी को कुछ समय के लिए उपजाऊ बना देती है। जलने के बाद जो राख बचती है वो मिट्टी को कुछ समय के लिए क्या कर देती है, उपजाऊ बना देती है। इस जमीन पर किसान 2-3 साल तक फसल उगाते हैं, लेकिन जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यह खेती प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, जहाँ आधुनिक कृषि के साधन कम होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। कर्तन और दहन कृषि का क्या था, कर्तन और दहन। कर्तन मतलब होता है काटना, दहन मतलब हो जाता है उसको जला देना। तो ये तो आपको समझ में ही आ गया कि क्या कहानी था इसका, पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सवाल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा एक सवाल पर टिके नहीं रह सकते हैं, वरना फिर टाइम आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आइए, कुटीर उद्योग के 2 उदाहरण आपको बताना था। देखिए, कुटीर उद्योग छोटे स्तर के उद्योग होते हैं जिन्हें घर या गांव में परिवार के सदस्यों की मदद से चलाया जाता है, ठीक है। आप मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप उसको परिवार के सदस्य की मदद से चला सकते हैं। इसमें ज़्यादा पूंजी या बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे उद्योग होते हैं। इसमें प्रमुख उदाहरण हैं जैसे हथकरघा बुनाई, हाथ से घुमा घुमा कर बुनाई होता था। हस्तशिल्प, हाथ से बनाने वाला कोई भी सामान। हथकरघा बुनाई में कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं, जबकि हस्तशिल्प में लकड़ी, मिट्टी, धातु या फिर कपड़े से सजावटी और उपयोगी वस्तुएं क्या की जाती है, बनाई जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प। ये उद्योग ग्रामीण लोगों को रोजगार देते हैं और पारंपरिक कला को भी सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। आइए,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया कि पर्यटन क्या है। जब लोग अपने घर से दूर किसी नई जगह पर घूमने, आराम करने, धार्मिक यात्रा करने या नई संस्कृति को जानने के उद्देश्य से जाते हैं तो इसे पर्यटन कहा जाता है। बताइए, कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर्यटन से लोगों को मानसिक शांति मिलती है, मन शांत होता है और वे नए स्थानों के बारे में सीखते हैं। इसके साथ ही ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ठीक है, क्योंकि होटल, परिवहन, गाइड और दुकानों को आय होती है। पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और उस क्षेत्र का विकास भी तेजी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में, कहा गया है निर्यात से आपका क्या अभिप्राय है। आइए समझते हैं। जब कोई देश अपने यहाँ बनी वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देश में बेचता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। यानी आपके देश में कोई सामान बना, आप उसको दूसरे देश में ले जाकर बेचोगे तो वो निर्यात कहा जाएगा। उदाहरण के लिए भारत जब चाय, मसाले, कपड़ा या दवाइयाँ अन्य देशों को भेजता है तो यह निर्यात है। निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी देश का विकास में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, प्रवास को परिभाषित करना है। जब कोई व्यक्ति या समूह बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा या सुरक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या लंबे समय के लिए चला जाता है तो इसे प्रवास कहा जाता है। बात समझ में आया? कितना आसान और सरल भाषा में आपको समझाया है। प्रवास दो प्रकार का होता है। कौन कौन? ग्रामीण से शहरी और एक राज्य या दूसरे राज्य या देश में। लोग अक्सर काम की कमी, कम आय या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना स्थान बदलते हैं। ठीक है, प्रवास से शहरों की जनसंख्या बढ़ती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत आपको लिखना है। देखिए, वायु प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत है वाहनों से निकलने वाला धुआं। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार, बस, ट्रक और बाइक पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, जिससे हानिकारक गैसें हवा में मिल जाती है। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ाती है। इसके अलावा वातावरण भी प्रभावित होता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ती है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और प्रदूषण कम करने वाले उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में, कह रहा है गैरिसन यानी कि छावनी नगर से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, गैरिसन या छावनी नगर वे शहर होते हैं जहां सेना के जवानों के रहने, प्रशिक्षण और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। ऐसे नगरों का विकास मुख्य रूप से सैन्य गतिविधियों के कारण होता है। यहाँ बैरक, प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं होती है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। छावनी नगर देश की रक्षा व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और आसपास के क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया था कि रबी की फसलें क्या है तथा ये किस ऋतु की फसलें हैं। देखिए, रबी की फसलें वे फसलें हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और वसंत या गर्मी की शुरुआत में काटा जाता है। समझ में आया? इनकी बुआई सामान्यतः अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। गेहूँ, जौ, चना और सरसों इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन फसलों के लिए ठंडा मौसम और कम वर्षा अनुकूल होती है। रबी की फसलें देश की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, खाद्यान्न में जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगी? क्योंकि गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों, ये सब इम्पोर्टेंट फसल ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। जीवन प्रत्याशा क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा अच्छा से इसको। जीवन प्रत्याशा एक सांख्यिकी माप है जो बताता है कि औसतन कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। यह किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, स्वच्छता और जीवन स्तर को भी दर्शाता है। यदि किसी देश में चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो और लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हों तो वहाँ जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। इसलिए इसे किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है संचार सेवाएं क्या है, ये किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं।
देखिए, संचार सेवाएं वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना, संदेश या विचार बहुत जल्दी भेज सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल, टेलीविज़न, रेडियो और डाक सेवा। आज संचार सेवाओं ने पूरे विश्व को एक ग्लोबल गांव बना दिया है, क्योंकि अब लोग कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और नई जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार में कंपनियां इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद दुनिया भर में बेच रही है। आपातकालीन स्थिति में भी तुरंत सूचना भेजकर मदद मंगाई जा सकती है। इसके अलावा लोग अलग अलग देशों की संस्कृति और खबरों से भी जुड़े रहते हैं। इस प्रकार संचार सेवाओं ने समय और दूरी की समस्या को कम कर दिया है और विकास को तेज बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल आपका कि वायु परिवहन के 3 लाभ आपको लिखना है। देखिए, वायु परिवहन आज के समय का सबसे तेज और सुविधाजनक परिवहन साधन माना जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लंबी दूरी कम समय में तय की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है। दूसरा, ये दुर्गम और कठिन क्षेत्रों जैसे पहाड़, रेगिस्तान, द्वीप तक भी आसानी से पहुंच सकती है। जहां सड़क या रेल मार्ग बनाना मुश्किल होता है, वहां पे ये आसानी से पहुंच जाती है। तीसरा क्या फ़ायदा था? वायु परिवहन अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को मजबूत बनाता है। लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश यात्रा कर सकते हैं, जिससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। आपदा या आपातकाल के समय राहत सामग्री और डॉक्टरों को जल्दी पहुंचाने में भी ये बहुत उपयोगी है। ठीक है। हालांकि इसका खर्च अधिक होता है, फिर भी गति और सुविधा के कारण इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। देखिए, कहा गया है कि वर्षा जल संचयन के 3 लाभ आपको बताने हैं। कौन कौन होगा, ध्यान से समझिए। वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करना। इसका पहला लाभ यह है कि इससे भूजल स्तर बढ़ता है, क्योंकि जमा किया गया पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाता है। इससे कुएं और हैंडपंप लंबे समय तक पानी देते रहते हैं। दूसरा लाभ यह है कि पानी की कमी की समस्या कम हो जाती है। हम इस पानी का उपयोग पीने, खेती और घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। तीसरा, वर्षा जल संचयन से बाढ़ की संभावना कम होती है, क्योंकि अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से जमा कर लिया जाता है। यह तरीका सस्ता, सरल और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसलिए आज हर घर में, भवनों में वर्षा जल संचयन को अपनाने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया है कि सघन बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन करना है। सघन बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जहां बहुत कम जगह में अधिक लोग रहते हैं। इन बस्तियों में घर एक दूसरे से बहुत पास बने होते हैं और कई बार आपस में जुड़े भी रहते हैं। ऐसी बस्तियां आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पानी, उपजाऊ ज़मीन, रोजगार और परिवहन की अच्छी सुविधा होती है। ठीक है। सघन बस्तियों की एक खास विशेषता यह है कि यहाँ लोगों के बीच सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी पास में मिल जाती है। लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण भीड़, प्रदूषण और जगह की कमी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। फिर भी सुविधाओं की उपलब्धता के कारण लोग ऐसी बस्तियों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सुविधा जब मिल रहा है तो लोग वहाँ रहने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की विशेषता आपको लिखना है। देखिए, तृतीयक आर्थिक क्रिया वे गतिविधियां होती है जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे शिक्षा, बैंक, परिवहन, संचार, चिकित्सा, व्यापार, पर्यटन। इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना और जीवन को आसान बनाना होता है। ठीक है। तृतीयक क्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अर्थव्यवस्था को गति देती है। उदाहरण के लिए, परिवहन से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और व्यापार बढ़ाता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें कुशल और शिक्षित लोगों की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, मैनेजर। तीसरी, इन सेवाओं के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। आज के आधुनिक समय में तृतीयक क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि कार्यशील जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्यशील जनसंख्या से आशय उन लोगों से है जो काम करके आय अर्जित करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। सामान्यतः 15 से 64 के बीच के लोग कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने में सक्षम होते हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि यह देश के उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। दूसरी, कार्यशील जनसंख्या का शिक्षा और कौशल स्तर जितना बेहतर होगा, ठीक है, देश उतनी तेज़ी से क्या होगा, प्रगति करेगा। तीसरी विशेषता यह है कि यह आश्रित जनसंख्या का सहारा बनती है, जैसे बच्चों और बुजुर्ग के लिए। यदि किसी देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक हो तो वहाँ बेरोजगारी कम करने और संसाधनों का सही उपयोग करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। रात का वक्त है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, गला सूख रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इतना तो कम से कम कीजिएगा, जो यहाँ पर मांगा है मैंने, 500 लाइक आपको पूरा करना है, ठीक है। ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कह रहा है आपसे कि भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारणों का उल्लेख करें। ध्यान से समझिएगा, आप ग्रामीण क्षेत्र से नगर की तरफ जा रहे हैं। इतना आसान आंसर है कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आप देख के समझ जाओगे। देखो, भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास का मतलब है कि लोग गांव छोड़कर शहर में बसने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार, क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियां, कंपनियां, व्यापार के अधिक अवसर मिलते हैं। दूसरा कारण है बेहतर शिक्षा। शहरों में अच्छे स्कूल और कॉलेज होने से छात्र उच्च शिक्षा के लिए वहां पे जाते हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, बेहतर जीवन स्तर की चाह। शहरों में अस्पताल, परिवहन, बिजली और अन्य सुविधाएं अधिक विकसित होती हैं, जिससे जीवन आसान हो जाता है। इसके अलावा गाँव में गरीबी, खेती पर निर्भरता और प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को शहर की ओर जाने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार बेहतर भविष्य की उम्मीद में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में, कह रहा है नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है कि नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, नगरीय बस्तियां यानी कि शहर विकास के केंद्र होते हैं, लेकिन यहाँ कई समस्याएं भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या अधिक जनसंख्या होगा। जो नगर होगा, नगर कहाँ रहता है, शहरों में रहता है, जिसके घरों की कमी और झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होता है। दूसरी, बेरोजगारी बढ़ने से कई लोगों को अस्थायी काम नहीं मिल पाता है। तीसरा समस्या है आपका प्रदूषण का। वाहनों, कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को खराब करता है, जबकि कचरे से जल प्रदूषण होता है। चौथी, यातायात की समस्या के कारण अक्सर जाम लगता है और समय की बर्बादी होती है। इसके अलावा पानी और बिजली की भी कमी कई शहरों में देखी जाती है। इसलिए शहरों के सहविकास के लिए अच्छी योजना और सुविधाओं का विस्तार बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग को अवस्थिति को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग भारी उद्योग में आता है, इसलिए इसे विस्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर और मैग्नीज जैसे खनिज जरूरी होती है। इसलिए कारखाने का अक्सर खदानों के पास लगाए जाते हैं ताकि परिवहन का खर्च क्या हो, कम हो। दूसरा कारक है पानी की उपलब्धता, क्योंकि इस्पात बनाने और मशीनों को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी चाहिए। तीसरा, सस्ती और पर्याप्त श्रम शक्ति की भी जरूरी होती है ताकि उत्पादन आसानी हो सके। चौथा है परिवहन की अच्छी सुविधा। रेल और सड़कें मार्ग होने से कच्चा माल लाना, तैयार माल तक पहुंचाना आसान हो जाता है। इसके अलावा बाजार की निकटता भी महत्वपूर्ण है ताकि उत्पाद जल्दी बिक सके। सरकारी नीतियां और बिजली की सुविधा भी उद्योग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इन सभी कारकों के कारण भारत में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। देखिए, कहा भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। देखिए, भारत में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन है, क्योंकि यह लोगों को सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाता है।
इसे डोर टू डोर सेवा भी कहा जाता है, यानी व्यक्ति या सामान को एक जगह से उठाकर सीधे दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है। ओके। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह गांव से लेकर शहर तक अपना हर जगह उपलब्ध है, जबकि रेल या फिर हवाई सेवा हर स्थान पर नहीं पहुंच पाती। दूसरा, छोटी दूरी के लिए यह सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन है। तीसरा, इसमें समय की बचत होती है क्योंकि बार बार सामान बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ख़राब मौसम में भी सड़क मार्ग कई बार चालू रहते हैं। आपातकाल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं भी सड़क से ही पहुंचती है। ठीक है। यही कारण है कि व्यापार, यात्रा और दैनिक जीवन में सड़क परिवहन का महत्व सबसे अधिक माना जाता है और यह देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 में। कहा गया कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट है आपका कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, नगरों का वर्गीकरण उनके मुख्य कार्यों या गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। हर शहर की अपनी एक विशेष पहचान होती है जो उसके प्रमुख कार्य से जुड़ी होती है। प्रशासनिक नगर वे होते हैं जहां से सरकार का संचालन किया जाता है, जैसे राजधानी शहर। यहाँ सरकारी कार्यालय अधिक होते हैं। औद्योगिक नगर में कारखाने और उत्पादन कार्य प्रमुख होते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। खनन और खनिज के उत्खनन के कारण विकसित होते हैं और आसपास की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, नहीं अभी उसी का है, पार्ट है ना। इसका कारण बताना था। नगरों का वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर नगरों के वर्गीकरण कीजिए। तो कौन कौन सा प्रशासनिक कारण था। अब आते हैं शैक्षणिक नगर। शैक्षणिक नगर शिक्षा के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं। इसके लिए छात्र दूर दूर से पढ़ने आते हैं। पर्यटन नगर अपने सुंदर प्राकृतिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों या धार्मिक महत्व के कारण जाने जाते हैं, जिससे पर्यटन और व्यापार बढ़ता है। ठीक है। इस प्रकार नगरों का ये वर्गीकरण हमें ये समझाने में मदद करता है कि किसी शहर का विकास किस कारण हुआ है और वह देश की प्रगति में कैसा योगदान दे रहा है या फिर कैसा योगदान देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। भारत में चावल के उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाओं को लिखना है। देखिए, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इसे उगाने के लिए विशेष भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उच्च तापमान आवश्यक होता है। चावल की खेती के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि गर्म मौसम में पौधे अच्छी तरह क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण दशा है कि अधिक वर्षा। चावल को खड़े पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए बेहतर होते हैं। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है उपजाऊ और चिकनी मिट्टी। जल धारण करने वाली मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यह पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है। ठीक है। इसके अलावा समतल भूमि भी जरूरी है, ताकि खेतों में पानी बराबर फैला रहे। पर्याप्त श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की खेती में रोपाई और कटाई अधिक मेहनत का काम है। इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत के पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में चावल का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। इसमें कहा गया वायु प्रदूषण क्या है। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या कैसे बनता जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब हवा में धूल, धुआं, जहरीली गैसें और अन्य हानिकारक कण मिल जाते हैं, जिससे मानव, पशु, पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। आज भारत में ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो हवा को दूषित करता है। तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण भी प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इसके अलावा फसलों के अवशेष जलाना, पटाखों का उपयोग, निर्माण कार्य से उठने वाली धूल भी हवा को क्या कर रही है, खराब कर रही है।
जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा और परिवहन की मांग बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण और फैल रहा है। इसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सांस की बीमारियां, एलर्जी, आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है, यानी कि बढ़ रही है। इसलिए पेड़ लगाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो ये था आपका लगभग हम लोगों ने 47 सवालों को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखे हैं, आप लोग उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आप लोगों का वीडियोज़ बनाते बनाते थक गए हैं, इसलिए हमारी आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो चुकी है, तो इसको आप लोगों को मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी समय कम बचा है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ कंप्लीट कराना है, तो मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा, आपको भी प्रयास करना है और नए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक काम और करना है, आपको क्या करना है, एक काम और करना है इसमें आप लोगों को, कि आप लोग कम से कम 5 से 8 साल तक का PYQ रिवीजन करके जाइएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो वो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से कीजिए, यूट्यूब से करना चाहते हैं तो यूट्यूब से कीजिए। और इसके अलावा हमने ई बुक भी बना दिया है। ई बुक बोलते हैं किसको, PDF को। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी हम लोग को उपलब्ध करवा देंगे। बस मैसेज कीजिए, टीम से बात कीजिए कि मुझे ये लेना है, फिर कैसे आपको लेना है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।